Good morning, students, and welcome to biology class. This is our 13th biology lecture, and we are discussing about neo-Mendelism or deviation from Mendel's findings. Now, today's topic is multiple alleles. Dear student, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल अलेल. ये आज का हमारा 13th लेसन है और इस 13th लेक्चर है बायोलॉजी का. बट इस लेसन पर हमारा ये 4th लेक्चर है. हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था नियो मेंडलिज्म को और डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग को, और हमने स्टडी किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस को. आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल अलेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल अलेल? मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome or its homologue are known as multiple alleles. अगर किसी जीन के अलेल्स के मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो, इन जनरल जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, को डोमिनेंस देखा, तो हमने जीन के दो फॉर्म देखे. हम उसके अंदर या तो डोमिनेंट रिसेसिव हमने यूज़ किया या कैपिटल और स्मॉल को एक्सेट्रा. बट यहाँ पर इसके मोर देन टू फॉर्म्स रहेंगे, और ये मोर देन टू फॉर्म्स एक्चुअल सेम लोकस पर प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम पर. लोकस कहते हैं प्लेस को. एक ही पोजीशन पर वो मल्टीपल अलेल्स प्रेजेंट रहेंगे क्रोमोसोम पर. दीज आर नोन एज मल्टीपल अलेल्स. मल्टीपल अलेल्स arise by the mutation of wild type of genes. These arise or forms due to the mutation. And a gene can mutate several times, producing a series of alternative expressions. कोई भी जीन म्यूट होकर बहुत टाइम म्यूट होकर सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स या एक्सप्रेशंस वो तैयार करता है. डिफरेंट अलेल्स इन अ series show dominant recessive relation or codominance relation or incomplete dominance among themselves. ये जो मल्टीपल अलेल्स है डियर स्टूडेंट, ये एक्चुअल मल्टीपल अलेल्स अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस को शो करेंगे, या तो डोमिनेंट रिसेसिव या कोडोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस. डोमिनेंस रेसेसिव यानी ये मेंडल्स लॉज है जिसमें एक डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव होगा. कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने कल डिस्कस किया. कोडोमिनेंस में हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया है. कोडोमिनेंस मीन्स एक्चुअल बोथ द जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन F1. दोनों के दोनों एक्चुअल अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं रहेगा और ना ही कोई रिसेसिव रहेगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पर ये होगा कि एक डोमिनेंट रहेगा दूसरे पर बट नॉट कंप्लीट, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहेगा. वो दूसरे को हाइड या मास्क करेगा बट कंप्लीटली नहीं कर पाएगा. वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट ओवर ऑल अदर म्यूटेंट अलेल्स. इस मल्टीपल अलेल्स में जितने भी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलेल्स है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, इसकी जो वाइल्ड टाइप है वो एक्चुअल सब पर डोमिनेंट रहेगा. जितने भी म्यूटेंट अलेल है उन सब पर. नाउ एग्जांपल, इन ड्रोसोफिला a large number of multiple alleles are known. The size of wings from normal wings to vestigial just stumps is due to one allele in homozygous condition, and the normal wing is wild type while the vestigial wings is recessive type. ड्रोसोफिला में लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल अलेल्स नोन किए गए. इसकी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, साइज ऑफ विंग.
और इसके जो नॉर्मल विंग्स है दैट इज वाइल्ड टाइप, और ये डोमिनेंट रहेगा अदर टाइप ऑफ जो वेस्टिजियल विंग्स है उसके ऊपर, यानी वेस्टिजियल विंग्स ये रिसेसिव रहेंगे। वेस्टिजियल के लिए यहाँ पर NO का सिंबल यूज किया गया है, एंड यहाँ पर VG हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि एक्चुअली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विंग्स है इसमें से सिर्फ आपको ये याद रखना है वाइल्ड टाइप ये एक्चुअल डोमिनेंट है ऑल अदर टाइप ऑफ विंग्स के लिए। नाउ लुक एट हियर डियर स्टूडेंट, दिस इज द phenotype and genotype of wings in Drosophila. Normal wings, VG plus the genotype of that wings. Nicked wings, VG NI. Notched wings, VG NO. Strap wings, VG ST. And vestigial wings, VG or simply VG or VG 0. इन सब में ये जो नॉर्मल विंग्स है VG प्लस ये डोमिनेंट है, ऑल अदर डिफरेंट म्यूटेंट फॉर्म, यानी ये जो है ये डोमिनेंट रहेगा और बाकी के ये जो 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलेल्स है ये रिसेसिव रहेंगे, क्योंकि इसमें वाइल्ड टाइप ये नॉर्मल विंग्स है। निक्ड विंग्स, नॉच्ड विंग्स, स्ट्रैप विंग्स एंड वेस्टिजियल विंग्स। नेक्स्ट, द अनदर एग्जाम्पल और गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलेल्स is ABO blood grouping in human beings. अगर आपको पता होगा तो ह्यूमन बीइंग के जो ब्लड ग्रुप्स है AB एंड O, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स फाइंड किए गए ह्यूमंस में। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है मल्टीपल अलेल्स की, क्योंकि यहाँ पर जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ है ये एक्चुअल डिफरेंट और मल्टीपल अलेल्स की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लड ग्रुप वो फॉर्म करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? आपके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। व्हाट इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस? एंड सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट द ट्रेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है, एंड सेकेंड थिंग ह्यूमंस के अंदर जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है उसको आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट टॉपिक, प्लियोट्रॉपी। लुक एट हियर, प्लियोट्रॉपी। First of all, when the definition of pleiotropy, when a single gene controls 2 different traits or more different traits is called pleiotropic gene, and the phenomenon is called pleiotropy or pleiotropism. जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, एक जीन एक ट्रेट को, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट कभी कभी कुछ ऐसे जीन भी है जो सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। When a single gene controls 2 or more different traits, such genes are called pleiotropic genes, and the phenomenon is called as pleiotropism or pleiotropy. Got it? अब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। Look at here, the phenotypic ratio is 1:2 instead of 3:1 because of the death of
द रिसेसिव होमोजाइगस और होमोजाइगोट, इस केस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो फिनोटाइपिक रेशो 3:1 होता है, उसके बदले यहाँ पर 1:2 रहेगा, और द जीनोटाइपिक रेशो जो 1:2:1 रहेगा, जीनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा 1:2:1। क्यों कि एक्चुअल एक जो रिसेसिव होमोजाइगस है इसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए इसका जो रेशो मिलेगा हमको फिनोटाइपिक रेशो, दैट इज़ 1:2। बिकॉज हम ये फिनोटाइपिक क्यों ले रहे हैं, एक्चुअल में मेंडल्स में हम फिनो और जीनोटाइपिक रेशो अलग अलग कंसीडर करते हैं, बट जो नियो मेंडलिज्म है, मेंडल्स लॉज में दो अलग अलग हमको मिलेंगे रेशोस, बट नियो मेंडलिज्म या डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग में हमको फिनो और जीनोटाइपिक रेशो जनरली सिमिलर मिलते हैं, जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में देखा है। ओके, बट यहाँ पर इसमें से इस रेशो के अंदर अगेन चेंज आएगा, यानी एक, लुक एट हियर, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द रेसेसिव होमोजाइगस, इस रेसेसिव होमोजाइगस की एक्चुअल डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर हमको सिर्फ रेशो में फिनोटाइपिक रेशो मिलेगा 1:2 ओनली। नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल, the disease sickle cell anemia is caused by the gene HBS. Normal healthy gene HBA is dominant and the carrier heterozygotes means HBA or HBS shows the sign of mild anemia as their RBCs become sickle shaped, or that is half moon shape, only under abnormally low O2 concentration. In general, ये जो जीन है, ये जो प्लियोट्रॉपिज्म है, इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया की दी गई है, एक डिसीज़ है, ये एक्चुअल होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द जीन HBS, यानी ऐसा जीन जो सिकल सेल हो, HB इट इज़ यूज्ड फॉर हीमोग्लोबिन, एक्चुअली ब्लड के अंदर या ब्लड रिलेटेड डिसीज़ है, इसीलिए इसके लिए हम SBH यूज़ करते हैं। एंड नॉर्मल हेल्दी जीन दैट इज़ HBA इज़ डोमिनेंट, यहाँ पर नॉर्मल HBA जो जीन है ये हेल्दी भी जीन है और डोमिनेंट भी है, और ये यहाँ पर कैरियर जीन है एक्चुअल हेट्रोजाइगोट्स HBA/HBS, और ये एक्चुअल कैरियर है जो माइल्ड एनीमिया को रिप्रेजेंट करता है, माइल्ड एनीमिया, क्योंकि इसकी वजह से जो RBC है उनका शेप सिकल हो जाता है, सिकल लाइक। एक टूल है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, या पहले इसको हम पुराने टाइम पे घर में भी हमारे यूज़ किया जाता था वेजिटेबल कटिंग के लिए, या हाफ मून लाइक और हाफ मून शेप, और ये एक्चुअल होगा अंडर एबनॉर्मली लो O2 कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। O2 का कॉन्सेंट्रेशन एबनॉर्मली लो हो जाएगा, उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होगा, और सिकल सेल एनीमिया की वजह से RBCs जो एक्चुअल राउंड शेप होते हैं, राउंड शेप, ये RBC हाफ मून लाइक या सिकल शेप, सिकल लाइक हमको दिखेंगे। लुक एट हियर द एग्जाम्पल ऑफ दिस, हम स्क्रीन को चेंज कर देंगे थोड़ा सा ताकि हमको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए। यहाँ पर आप देख सकते हो पेरेंट्स फिनोटाइपिक
सिकल सेल कैरियर, यहाँ पर HbA और HbS को लिया गया है, एंड सिकल सेल कैरियर अगेन HbA HbS, जीनोटाइप HbA HbS HbA HbS। यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, HbA HbS HbA एंड HbS। HbA जो गैमेट है एक्चुअली नॉर्मल रहेगा, बट HbS जो रहेगा ये एक्चुअल सिकल सेल रहेगा। जब क्रॉस होगा तो यहाँ पर फर्स्ट आपको क्रॉस भी करना है, याद भी रखना है, फर्स्ट HbA को हम क्रॉस करेंगे फर्स्ट ऑफ HbA फ्रॉम द सेकेंड पेरेंट। हम इसको कंसिडर करेंगे अगर मेल पेरेंट है तो ये सेकेंड वाला फीमेल, तो फर्स्ट वन HbA क्रॉस विथ HbA, यहाँ पर हमको मिलेगा HbA एंड HbA नॉर्मल। सेकेंड HbA क्रॉस विथ HbS, यानी अगेन ये कैरियर रहेगा, सिकल सेल कैरियर। अब HbS को क्रॉस करेंगे अगेन HbA और HbS से, यानी यहाँ पर ये आ गया फर्स्ट HbA और यहाँ से आ गया HbS और HbA, तो ये हम एक्चुअल ये हमको कैरियर मिलेगा अगेन HbA विथ HbS। एंड द लास्ट वन, यहाँ पर भी HbS है और ये भी HbS है, ये जब ऐसे क्रॉस होगा, लुक एट हियर, तो दोनों हमको HbS मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पर ये सिकल सेल्ड एनीमिक मिलेगा, बट इस केस में इस ऑफस्प्रिंग की एक्चुअल डेथ हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 डाइज। अब एक्चुअल में रेशो किस तरह से होना चाहिए, नॉर्मल 1, 2 सिकल सेल्ड एंड 1 एनीमिक, 2 सिकल सेल कैरियर एंड 1 एनीमिक, तो इस तरह से रेशो आएगा 1 फॉर नॉर्मल, 2 सिकल सेल एनीमिक एंड 1 that is 2 सिकल सेल कैरियर एंड 1 सिकल सेल एनीमिक। बट जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी डेथ की वजह से हम इस रेशो को सिर्फ इस तरह से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 1:2। डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है MCQs में इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन और प्लियोट्रॉपिज्म। तो इसके अंदर आपको 1:2 ये प्लियोट्रॉपिक जीन या प्लियोट्रॉपी का रेशियो मिलेगा। गॉट इट स्टूडेंट? लुक एट हियर डियर स्टूडेंट, द होमोजाइगोट विथ रिसेसिव जीन, the homozygote with recessive gene HbS however dies of total anemia. Thus the gene for sickle cell anemia is lethal in homozygous condition and produces sickle cell trait in heterozygous carrier. जब भी होमोजाइगस रिसेसिव जो HbS जीन के साथ रहेगा, यानी ये टोटल एनीमिया की एग्जाम्पल है, और द जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया इज लीथल, ये बहुत ही लीथल या डेंजर होता है होमोजाइगस कंडीशन में, और ये जो ट्रेट है ये कैरियर रहेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यानी जब भी HbA विद HbS रहता है तब ये कैरियर, और अगर यही जीन HbS आता है तो वो लीथल जीन है। आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, वाई द सिकल सेल एनीमिया इज लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। नाउ यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं आपके लिए। अ मैरिज बिटवीन 2 कैरियर्स विल प्रोड्यूस नॉर्मल कैरियर्स एंड सिकल सेल एनीमिक चिल्ड्रन in the ratio of 1:2:1, and the sickle cell anemics die leaving carriers and normals in the ratio, and the ratio become 1:2। जब भी मैरिज होगा 2 कैरियर्स के बीच में, कैरियर्स मीन्स इस तरह से रहेंगे HbA and HbS, these are the carriers। नॉर्मल के लिए दोनों ही HbA रहेंगे, और
सिकल सेल के लिए लुक एट हियर, नॉर्मल, कैरियर एंड सिकल सेल एनीमिक। सिकल सेल के लिए दोनों ही HbS रहेंगे, दोनों HbS। और जब भी अगर इन दो पेरेंट्स के बीच में जो कैरियर हो, अगर मैरिज होता है HbS के लिए, HbS कैरियर के लिए, इन दोनों कैरियर पेरेंट्स के बीच में अगर मैरिजेस होंगे, इसका जो रिजल्ट रहेगा, इसका हमको रेशो मिलेगा 1:2, 2:1। बट ड्यू टू द सिकल सेल एनीमिक विच डाइज लीविंग द कैरियर एंड नॉर्मल, नॉर्मल और कैरियर को छोड़कर जो एनीमिक है वो डाई हो जाएगा इमीडिएटली। द हेटेरोजाइगोट्स और कैरियर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड। जब भी ये रेशो अगर हम स्टडी करते हैं तो हमको 1:2 ही मिलेगा, क्योंकि ये जो रिसेसिव होमोजाइगोट है इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये लीथल जीन भी है, और सिर्फ कैरियर और नॉर्मली हमको मिलेंगे। सो द रेशो इज 1:2। एंड लास्ट थिंग, इस कैरियर इस हेटेरोजाइगोट को या कैरियर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड के थ्रू। यानी अगर हम ब्लड को माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे तब हमको मिलेगा उसके सिम्टम्स या सिकल सेल एनीमिक। नाउ आपके लिए अगेन न्यू टॉपिक है यहाँ पर, ये हमारा न्यू मेंडलिज्म कंप्लीट हो चुका है। न्यू टॉपिक है आपके लिए, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Chromosomal theory of inheritance. Gregor Johann Mendel published his work on inheritance of traits in 1866, but for some reasons it remained unnoticed and unrecognized till 1900 means 19th century. ग्रेगर ने जो भी अपना वर्क किया था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को लेकर, इसको उसने पब्लिश्ड भी किया 1866 में, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उसकी फाइंडिंग्स को, रिसर्च को नोटिस नहीं किया गया और वो वैसे ही रहे, बिना नोटिस किए या बिना रिकॉग्नाइज किए। एज द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज, और इसका रीज़न था कि उस टाइम पर कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। हिज वर्क वॉज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग द मैथमेटिक्स and statistics to explain the biological phenomenon was totally new and unacceptable to the then biologist. उस टाइम पर उसके जो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के जो अप्रोचेस थे, जो उसने यूज़ किया था एक्सप्लेन करने के लिए, वो एक्चुअल उस टाइम पर टोटली न्यू थे और अनएक्सेप्टेबल थे, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम के बायोलॉजिस्ट ने। As the continuous variations were observed in nature, the Mendel's concept of factors as a stable and discrete unit which controlled the expression of characters, and that a pair of alleles did not blend with each other, was not accepted by his contemporaries, and he also did not know the physical location of the factors genes in the gametic cell. और जैसे उस टाइम पर जो मेंडल्स कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स है, वो स्टेबल भी नहीं थे, डिस्क्रीट्स भी थे, और उसका जो एक्सप्रेशन है कैरेक्टर का, जिसके लिए उसने पेयर ऑफ अलील्स यूज़ किया था, वो एक्चुअल ब्लेंड भी नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रोरीज। एंड सेकेंड थिंग, ही डिड नॉट नो द फिजिकल लोकेशन ऑफ फैक्टर्स, और वो खुद भी उनके फिजिकल लोकेशन को नहीं जानता था। इन 19th century 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरीज, कॉरेंस एंड शर्मैक, independently rediscovered Mendel's work on the inheritance of traits, and due to the advancement in microscopy,
19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट, ट्रायोस ऑफ साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन शर्मैक, इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली, इनका वर्क कलेक्टिव नहीं रहा है, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल्स वर्क को, एंड ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, और इसका एक्चुअल जो रीडिस्कवरी थी माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट की वजह से थी, एंड साइंटिस्ट वेर एबल टू ऑब्जर्व ऑल सेल डिवीजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप, एंड साइंटिस्ट ने इस एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी की वजह से सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया, एंड उसके साथ साथ उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को भी ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट, Walter and Sutton, along with the Theodore Boveri, studied in 1903 the parallel behavior of Mendel's factors, a gene, and the behavior of chromosome at the time of meiosis. Walter Sutton, along with Theodore and Boveri, इनके साथ मिलकर उन्होंने स्टडी की मेंडल्स फैक्टर्स या जीन्स की के पैरेलल बिहेवियर की और बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स की एट द टाइम ऑफ मियोसिस के टाइम पर, एंड बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पुट फोर्थ बाय सुटॉन एंड बोवेरी। ये दो साइंटिस्ट है, वॉल्टर एंड सुटॉन, इन्होंने थियोडोर के साथ, वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बोवेरी, इन दोनों ने एक्चुअल एक्सप्लेन किया उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, या इन्होंने उसको प्रपोज किया, वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बोवेरी, दो साइंटिस्ट है, एंड दिस थ्योरी identifies the chromosome all the carriers of genetic material as the carriers of genetic material, और इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जब इन्होंने पुट फोर्थ किया सुटॉन एंड बोवेरी ने, तो इन्होंने इसके थ्रू क्रोमोसोम को बताया कि क्रोमोसोम कैरियर्स है जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन सोमैटिक सेल। ये उनका फर्स्ट पॉइंट रहा है कि क्रोमोसोम सोमैटिक सेल्स में पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, और जब भी क्रोमोसोम से जब भी सेल डिवीजन होगा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट होंगे, मीन्स सेपरेट होंगे, एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, बाद में वो कंबाइन भी होंगे बट इंडिपेंडेंटली, विदाउट मिक्सिंग, विदाउट ब्लेंडिंग, ड्यूरिंग meiosis, and thus each gamete contains only one chromosome from a pair, और जब भी हम क्रोमोसोम के गैमेट्स को ऑब्जर्व करेंगे मियोसिस के टाइम पर, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, तो वो सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, और जब भी गैमेट बनेगा तो उसके अंदर सिर्फ पेयर में से एक सिंगल क्रोमोसोम रहेगा, एक क्रोमोसोम रहेगा पेयर का। यानी ये एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो हमने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को एक्सप्लेन किया था कि गैमेट्स प्योर होते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस ऑफ ए गैमेट्स कंटेन क्रोमोसोम्स विच कैरी ऑल हेरिडिटरी ट्रेट्स। यानी फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि थ्योरी स्टेट दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में से क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे और इंडिपेंडेंटली यूनाइट भी होंगे। थर्ड, जब भी गैमेट होगा या किसी भी न्यूक्लियस का जो गैमेट्स रहेगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म्स एंड एग्स कैरी all the hereditary traits, and they are the link between parents and offsprings। और क्रोमोसोम क्या है, ये लिंक है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में,
and the fusion of haploid male gamete and haploid female gamete restores the diploid number of chromosome of the species। और जब भी हैप्लॉइड मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो ये रिस्टोर करेगा डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को उस पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए। गॉट इट स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड आपके लिए एक एक्टिविटी है। मैंने इससे पहले आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को फाइंड करना है, डेफिनेशंस को, और ह्यूमंस के अंदर जो इनहेरिटेंस है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस उसको भी आपको फाइंड करना है। नाउ सेकंड आपके लिए वर्क है एक्टिविटी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आपको ये डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और नीचे 4 क्वेश्चंस है, आपको इसके आंसर्स फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे, इससे ये मालूम हो जाएगा कि आपको ये कितना समझ आ रहा है। लुक एट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। आई थिंक ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा। द क्रोमोसोम्स विच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताई है, आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। एंड इन विच फेज ऑफ मियोसिस 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से फेज में मियोसिस के होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसका आंसर ढूंढने के लिए। एंड वेयर आर द जीन्स लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जीन्स का लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर लोकेट होते हैं। एंड डू द जीन्स एंड क्रोमोसोम्स हैव सिमिलर बिहेवियर जस्टिफाई। आपके लिए ये 6 क्वेश्चन एज ए वर्क दिए जा रहे हैं, आप इसके आंसर्स फाइंड कीजिए, फिर उसको नोट डाउन कीजिए, और आप अगर आपको और कुछ डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके आंसर्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।